नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 4, जिसका नाम है आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसका भाग 3 है बिरसा मुंडा का आंदोलन। इस पूरे अध्याय में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार जनजातीय समूह अपना जीवन व्यतीत करते थे, औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसी के साथ में हम बिरसा मुंडा के संघर्ष के बारे में जानेंगे, बिरसा मुंडा के आंदोलन के बारे में जानने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। आइए देखिए बच्चों, बिरसा मुंडा जो है उसने अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को एकजुट किया, लोगों को अपने अधिकारों, अपने हितों से वाकिफ किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, संगठन बनाया, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ कार्य किया, गिरफ्तार हुए और प्यारे बच्चों मात्र 25 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जो कि इन आदिवासियों के रूप में आदिवासियों के एक महत्वपूर्ण विद्रोही क्रांतिकारी भी माने जाते हैं। आइए बात करते हैं इनके जन्म के बारे में और जन्म से लेकर फिर इनकी गतिविधियां और उसके पश्चात इनकी मृत्यु किस प्रकार होती है उस पर चर्चा करते हैं और किस प्रकार इनके आंदोलन जो है वो महत्वपूर्ण रहे, इनके आंदोलनों का प्रभाव क्या रहा, बात करेंगे। देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान विभिन्न जनजातीय समूहों ने अपने शोषण के खिलाफ बगावत करी। जैसा कि हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने तरह तरह की नीतियां बनाई, कानून बनाए और आदिवासी समुदायों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने वन कानून बनाए और वनों में इन आदिवासी समुदायों की स्वतंत्रता को छीन लिया। इनके आने जाने पर रोक लगाई गई। अब ये स्वतंत्र रूप से अपने ही क्षेत्र में नहीं घूम सकते हैं, ये अपने ही क्षेत्र में पराया सा महसूस करने लगे। आखिरकार कितना सहेंगे? आप खुद सोचिए कि अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तो कभी ना कभी तो आवाज उठाओगे ही ना। तो बस ऐसा ही कुछ 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान हमें देखने को मिलता है, जब ये आदिवासी जो लोग हैं ये अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए एकजुट होते हैं और विद्रोह करते हैं। देखिए, 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक बगावत होती है, फिर दूसरी बगावत होती है, फिर इन बगावतों से दूसरे जो क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं ये भी प्रभावित होते हैं। उन्हें भी एकजुट होने की ताकत मिलती है कि यार अगर यहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, वो लड़ सकते हैं, वो कट सकते हैं, वो मर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो जो मध्य भारत है और जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा भी इसी प्रकार का ही क्या था, एक विद्रोही था। और मध्य भारत में भी ऐसे ही जो है आंदोलन होते हैं, जैसे कि बस्तर बस्तर विद्रोह हम देखते हैं 1910 का। बस्तर विद्रोह जो है वो इसी प्रकार का एक विद्रोह होता है। इसी के साथ में 1940 में महाराष्ट्र में भी एक विद्रोह होता है जिसका नाम है वर्ली विद्रोह, और बिरसा भी इसी तरह के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में विद्रोह हो रहे हैं, मध्य भारत में विद्रोह हो रहे हैं, संथाल विद्रोह कर रहे हैं, वर्ली विद्रोह कर रहे हैं, बस्तर का विद्रोह देख रहे हैं। तो ये सारी जगहों पर जो है विद्रोह फूट रहा है। विद्रोह किसके खिलाफ? विद्रोह किसके खिलाफ फूट रहा है? अंग्रेजों की बनाई गई नीतियों के खिलाफ। विद्रोह क्यों कर रहे हैं? ताकि स्वतंत्र रूप से जीवन जिया जा सके। अब यहां पर आपको तस्वीर में बिरसा मुंडा दिखाई दे रहे हैं, जो कि जेल जाते हैं, जेल से वापस आते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं, एकत्रित करते हैं, अपने अधिकारों से वाकिफ करवाते हैं और फिर जो है अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। तो देखिए किस प्रकार जो है मात्र ये 25 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है इनकी और लगभग 20 वर्ष की आयु में इन्हें जेल होती है। ठीक है, तो किस प्रकार ये एकजुट कर रहे हैं लोगों को, यहां पर आपको देखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा जन्म की बात करें तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था। 1870 का दशक यानी कि 71 से लेके 80 के बीच में। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1875 में माना जाता है। ठीक है, 1875 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, इनकी परवरिश जो है वो जंगलों के आसपास वाले क्षेत्रों में ही होती है। यहाँ पर बोहोड़ा करके जगह है, बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में इनकी परवरिश होती है। इनके पिता काफी गरीब होते हैं, बचपन इनका गरीबी में बीतता है। आदिवासी समुदाय के लोग हैं, काफी गरीब होते हैं। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के
उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। अब देखिए, दिक्कुओं के बारे में आपको बता चुका हूं, दिक्कु कौन होते हैं। देखिए, आदिवासी समुदायों के अंदर जो गैर आदिवासी लोग हो गए, एक तो गैर आदिवासी, गैर आदिवासी, और एक अंग्रेज, अंग्रेज या फिर यूरोपीय। ये सारे क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये सारे ही क्या हो गए, ये सारे ही प्यारे बच्चों दिक्कु की कैटेगरी में आ गए। अब ये जो आदिवासी लोग हैं, ये दिक्कु बोलते थे इनको, क्योंकि इन दिक्कुओं ने जो है इनका शोषण किया, इन दिक्कुओं ने इनके अधिकार छीने। तो जो स्वर्ण युग की बात मैं कर रहा हूं, कि देखिए बिरसा के समुदाय के लोग, यानी कि बिरसा मुंडा का जो समुदाय है, जो इनके कबीले के लोग हैं, ये बातें करते हैं आपस में कि हम पहले ऐसे किया करते थे, हम पहले ये किया करते थे, हम पहले वो किया करते थे। एक उदाहरण दूं आपको, चलो छोटा सा, जैसे कि कोरोना मान के चलिए आप, पहले आप कैसे बेरोक टोक घूम सकते थे, बाजारों में जाते थे बिना मास्क के और बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से। लेकिन कोरोना आया और हम घर की चार दीवारी में बंद हो गए, बिना मास्क हम घूम नहीं सकते। और अगर आपने चोरी छुप के घर से बाहर निकलकर बाहर जाने का प्रयास किया और गलती से पुलिस वालों ने देख लिया, तो डंडे अलग से पड़ते थे, है ना। तो हम एक लंबे समय तक जो है बिना काम के हमारे घरों में ही कैद हो गए। तो वो जीवन हमें ऐसा लगता था, और हम सोचते थे कि यार पहले तो शाम को इस जगह जाना होता था, आइसक्रीम खा के आते थे, घूमने जाते थे, अब सब कुछ जो है बंद हो चुका है। चलिए, हमारी जो ये चीज है, ये तो एक पर्टिकुलर समय के लिए, उसके बाद में आज हम सब नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इनका बहुत लंबे समय तक शोषण हुआ। तो ये स्वर्ण युग की चिंता करते थे, उनका चिंतन किया करते थे कि उस समय हम ऐसे घूमते थे, लेकिन अब अंग्रेज आ गए, दिक्कु आ गए, इन्होंने हमारा क्या किया, शोषण किया है। ठीक है, समझ रहे हो। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। वो कहते थे कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं, फिर भी हम कैसे बंधे बंधे महसूस कर रहे हैं। बिरसा को स्थानीय मिशनरी स्कूल में मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। बिरसा जो है वो स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाता है, जो ईसाई मिशनरियों द्वारा स्कूल चलाया जाता है, वहां पर मिशनरियों के उपदेश सुनता है। तो मिशनरी जो है वो कहते हैं कि जो मुंडा लोग हैं, वे वापस से उस स्वर्ण युग को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वे ईसाई धर्म स्वीकार कर ले और अपनी गंदी आदतें छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दें, नशा करना छोड़ दें, ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, स्वर्ण युग वापस मिल जाएगा। तो एक प्रकार से ईसाई धर्म स्वीकार करना, यानी कि बिरसा जो समुदाय है, बिरसा का जो मुंडा समुदाय है, इन्हें इनकी संस्कृति के खिलाफ भड़काना है कि भाई तुम्हारी संस्कृति कुछ नहीं है, ईसाई धर्म में ग्रहण कर लो आप, है ना। तो इससे जो बिरसा मुंडा जो है, ये इन ईसाई मिशनरियों का भी विरोध करते हैं। देखिए, मिशनरियों के अनुसार अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो उन्हें स्वर्ण युग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ईसाई बनाने का काम यहां हो रहा है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया, वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया, और फाइनली उसने फिर बाद में जो है अपना विद्रोह शुरू किया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर दिया कि हम शुद्ध रहेंगे, शराब वगैरह नहीं पिएंगे, लोगों पर दया करेंगे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। ठीक है, कि आदिवासी समाज को भी सुधारें और हमारे जो अधिकार हैं, जो अंग्रेजों ने छीन लिए हैं, उन्हें भी प्राप्त करें। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। देखिए, उस समय एक व्यक्ति ऐसा है जो कि परंपराओं के खिलाफ जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है कि ये जो अंधविश्वास है, डायन प्रथा है, जादू टोना है, इसे भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए किस प्रकार जो है एक व्यक्ति उसी समय का, और एक ज्यादा उम्र का भी नहीं, बहुत कम उम्र का व्यक्ति जो है अपने गांव के लोगों को जो है सीख दे रहा है। बिरसा ने मिशनरियों और जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। क्यों? क्योंकि मिशनरियां जो है वो बिरसा मुंडा को उसकी संस्कृति से अलग करना चाहती थी, ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहती थी, और जो जमींदार है वो शोषण करते थे इन कबीलों का। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें, कि हमारा जो अतीत रहा है, जब हम स्वतंत्र रूप से घूमते थे, हमारे कबीलों के अंदर जो मुखिया हुआ करते थे, उनका वर्चस्व हुआ करता था, हम वापिस से वो चीज ग्रहण करेंगे, संकल्प लो। 1895 की बात है, संकल्प लिया जाता है, विद्रोह किया जाता है। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें, जो हमारी खुद की थी कभी, वापिस से उसे प्राप्त किया जाए। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। अंग्रेजों को अब समस्या हो गई कि भाई ये नया नेता कहां से आ गया जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे बनाए गए कानून,
हमारी बनाई गई जो नीतियां हैं, नियम है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये कौन आ गए? तो यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों, सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यानी इस आंदोलन के अंदर यह था कि जो मिशनरियां हैं, जो मुंडाओं को उनकी संस्कृति से अलग करना चाह रही थी, जो महाजन है, जो शोषण कर रहे थे, भूस्वामी है, जमींदार है, सरकार है, जो इन आदिवासी समुदायों को शोषण कर रहे थे, ठीक है, उन सबके खिलाफ ये आंदोलन था। फाइनली जब आंदोलन होता है तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया जाता है। अंग्रेजों ने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और 2 साल की सजा सुना दी। अब आप ये देखिए कि 1875 में एक व्यक्ति जन्मा है और 1895 यानी मात्र 20 वर्ष की आयु में जो है इन्हें जेल जाना पड़ता है, ठीक है, और उसके पश्चात जो है 2 वर्ष तक जो है इन्हें जेल में रहना पड़ता है, लगभग 22 वर्ष तक। फिर 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। फिर ये गांव-गांव घूमते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, अपने समर्थक जुटाते हैं ताकि लोग मेरे समर्थन में आए और फिर हम एक बड़ा आंदोलन करें, ठीक है। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। जो पुराने परंपरागत प्रतीक थे, अपने कई बार लोगों को उकसाते हैं ना, उनका गौरवमयी स्वर्णिम इतिहास याद दिलाते हैं कि याद करो तुम्हारी रगों में किनका खून दौड़ रहा है। तो बस वैसे ही ये परंपरागत जो प्रतीक है, जो भाषा है, उनका प्रयोग किया करते थे। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों किसको बोला है? जो दिकू है और जो यूरोपीय है को तबाह कर दें। दिकू कौन होते हैं मैं बता चुका हूं। तो ये दिकुओं को तबाह करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। सफेद झंडा, याद रखना, जो सफेद झंडा है, सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। इन्होंने अपना एक प्रतीक रूप में एक झंडा बना लिया, सफेद झंडा। ये बिरसा राज का क्या हुआ करता था? प्रतीक हुआ करता था। लेकिन ऐसे ही आंदोलन करते करते बिरसा मुंडा को एक दिन हैजा हुआ। सन 1900 की बात है और हैजे के कारण जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और फिर बिरसा मुंडा जो है वही इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और अगर नेता ही नहीं रहा तो आंदोलन भी फिर ठंडा पड़ गया, आंदोलन भी फिर शांत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन से कोई सीख नहीं मिली या फिर इस आंदोलन से अंग्रेजों की आंख नहीं खुली। इस आंदोलन के भी कुछ महत्वपूर्ण मायने हैं। जैसे कि पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न करें। एक तो सरकारों को मजबूर किया गया ऐसे कानून बनाने के लिए ताकि इन आदिवासियों की जमीनों पर कोई आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। इन्होंने दिखा दिया कि आदिवासियों को कम मत समझो, आदिवासी हैं तो ये मत सोचो कि कुछ कहेंगे नहीं, हम भी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम भी विद्रोह कर सकते हैं। तो ये सीख मिलती है बिरसा मुंडा के आंदोलन से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। जैसे नए शब्द हमने देखा वैष्णव, कि बिरसा मुंडा जो है वैष्णव संपर्क में भी आता है, जनेऊ धारण करता है, शुद्धता अपनाता है, दया का भाव अपनाता है। तो वैष्णव क्या है? यानी विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। साधारण सी बात है। आइए इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा है बच्चों? तो देखिए हमने बिरसा मुंडा का संघर्ष देखा कि किस प्रकार लोगों को एकजुट करते हैं, जेल जाते हैं, उसके बावजूद जो है अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। और बिरसा के आंदोलन के फायदे, क्या फायदे हुए? हमने 2 फायदे देखे। अंग्रेजों को लगा कि हाँ आदिवासी भी आवाज उठा सकते हैं और अंग्रेज जो है औपनिवेशिक सरकार जो है कुछ कानून बनाने के लिए मजबूर हुई ताकि आदिवासियों की जमीन हर कोई आसानी से न छीन सके। आइए अब मूल्यांकन कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1870 के दशक में, 1860 के दशक में, 1850 के दशक में या 1880 के दशक में? तो देखिए 1870 के दशक में, लगभग 1875 में जो है बिरसा मुंडा का जन्म होता है। फिर हम देखते हैं बिरसा मुंडा का राज प्रतीक क्या था? सफेद झंडा, तिरंगा झंडा, कुल्हाड़ी या तलवार? तो सफेद झंडा इन्होंने अपना राज प्रतीक इस बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा को कब गिरफ्तार किया गया? 1890 में, 1892 में, 1893 में या फिर 1895 में? तो देखिए बच्चों 20 वर्ष की आयु में 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सत्य और असत्य वाला। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। तो क्या यह बात बिल्कुल सत्य है? बिल्कुल, एक स्वर्णिम युग को वापस लाना चाहते थे। कौन? बिरसा मुंडा। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रिक्त स्थान भरना है। डैश 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 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। तो सन 1900 में, 1900 ईस्वी में जो है बिरसा की हैजे से मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों यह भाग यहीं समाप्त होता है
उम्मीद करता हूँ आपको ये भाग अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।